And दोस्तों, good morning. Once again, it's Kaushik here in front of you. We are seeing a topic of polity. माफ़ी चाहूँगा, दो तीन दिन से वीडियोस नहीं डाल पाया. इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको आर्टिकल 14 से 15 तक का एक्सप्लेन किया था. आज के हम वीडियो में देखेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 16 से आज 18 तक के पूरा कंप्लीट करा देंगे. ठीक है, तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं. आर्टिकल 16 में क्या दिया है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, पब्लिक अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, सो आर्टिकल इसमें कुछ क्लॉज है. आर्टिकल 16 क्लॉज 6 तक के क्लॉजेज इसमें आर्टिकल क्लॉज 6(1) से स्टार्ट है. आर्टिकल क्लॉज 16(1) के अंदर क्या दिया है? आर्टिकल क्लॉज 16(1) के अंदर प्रोसीजर कोड दिया है. प्रोसीजर कोड का मतलब क्या होता है? देयर शैल बी एन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एज टू द अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट. कोई भी ऑफिस होगा स्टेट के अंदर, उसके अंदर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर. ये है 16 क्लॉज 1 आर्टिकल के अंदर. आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के अंदर नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. मतलब जो हम रिलीजन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कास्टिज्म करते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ये डिसॉल्व किया आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के अंदर. आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के अंदर जो भी है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या पब्लिक अपॉर्चुनिटीज जो भी मिलती है वो रेसिडेंस, जैसे कि मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ता हूँ. रेसिडेंस एज अ क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ सर्टेन क्लासेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट required to the state, not for union. It is only for the state, not for union. Article 16 clause 3, you can note it down. ठीक है, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 देखा, आर्टिकल 16 क्लॉज 2 देखा, आर्टिकल 16 क्लॉज 3 देखा. अब आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर रिजर्वेशन फॉर SC SC. आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर में मैंने आपको बताया था रिजर्वेशन ऑफ SC SC, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है चंपक दोरी राजन वर्सेस यूनियन ऑफ मद्रास केस. ठीक है, जो एक डिसाइडिंग केस था जिसके अंदर SC SC को रिजर्वेशन दिया गया था. उसी के बेसिस के ऊपर OBC को 27% रिजर्वेशन, 29% रिजर्वेशन दिया गया. उसके बेसिस पे 103 अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके अंदर अदर बैकवर्ड क्लासेस को छोड़ के जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज है उनको रिजर्वेशन दिया गया, देने की मांग रखी गई थी. ठीक है, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर एक कमीशन बनी थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन है. 1979 में जो कमीशन फॉर्म हुई थी, जिसको अपन बोलते हैं मेंडल कमीशन. 1980 के अंदर इसने रिपोर्ट दी, जिस रिपोर्ट के हिसाब से उसने ये चीज़ बताई कि 27% जो भी रिजर्वेशन है वो किसको देना चाहिए? OBC कैटेगरी को देना चाहिए. ठीक है, अपन ने बात कर लिया SC SC की, लेकिन अब OBC वालों को भी अपने को रिजर्वेशन देना चाहिए. VP सिंह रिपोर्ट, मंडल कमीशन रिपोर्ट. VP सिंह ने इसकी रिपोर्ट बनाई. ठीक है, 10% रिजर्वेशन. नरसिम्हा राव कमीशन आई, केस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट. 10% रिजर्वेशन देना चाहिए किसको? जनरल कैटेगरी वालों को. ठीक है, ये किसने बोला? नरसिम्हा राव कमीशन आई. नरसिम्हा राव कमीशन ने ये सुझाव रखा, जिसके अंदर एक केस आता है इंद्रासानी केस. ठीक है, उसके अंदर एक आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल 16 क्लॉज A. अब देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 4A के अंदर क्या बोला गया है? आर्टिकल 16 क्लॉज 4A 77 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया है 1995 में. इसके अंदर क्या बोला गया है? रिजर्वेशन फॉर SC SC को रिजर्वेशन दिया जाए, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आया है नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2006 केस. नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया 2006 केस जो आया था, जिसके अंदर रिजर्वेशन फॉर SC SC रखा गया आर्टिकल 16 क्लॉज 4A के अंदर. उसके बाद में अपन देखते हैं इसके अंदर दो टाइप के रिजर्वेशन होते हैं. अपन दो टाइप के रिजर्वेशन समझेंगे. हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसको बोलते हैं और वर्टिकल रिजर्वेशन किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है कि अ रिजर्वेशन फॉर हैंडीकैप्स. ठीक है, जो भी रिजर्वेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा या राज्यसभा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा के अंदर 100 सीट्स है, 100 सीट्स के अंदर 10 जो सीट्स है वो हैंडीकैप्स वगैरह के लिए रिजर्व कर दी गई है. तो नेक्स्ट जो इलेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शन हो रहे हैं 2016 में, और 2016 के इलेक्शन में वो लोकसभा की सीट जो 10 सीट्स है वो फुल नहीं हो पाई, मतलब 10 हैंडीकैप्स लोग वहां पे नहीं आ पाए. तो जो 2020 में या 2017 में जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस होंगे, ठीक है, उस टाइम पे वो सीट्स उतनी की उतनी रहेगी. बस आगे अगर सीट्स बढ़ती है, अगर 110 सीट्स होती है तो 10 सीट्स रिजर्वेशन किसके लिए रहेगा? हैंडीकैप्स के लिए ही वो सीट रिजर्व रहेगी. मिनिमम ग्रांट सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन. मिनिमम ग्रांट सिस्टम होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब. ठीक है, उसके बाद में इसमें दो कम्युनिटीज थी. डायरेक्टली सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने किस कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया था? तो रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने मुस्लिम लीग को, मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया, 10% रिजर्वेशन दिया था. और इसके साथ एक कमेटी और बनी थी जिसका नाम था साचर कमेटी. ठीक है, दो कमेटी थी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी और साचर कमेटी ने मुस्लिम्स को 10% रिजर्वेशन दिया गया था. ठीक है, 33% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन. ये चीज भी याद रखिएगा कि 33% जो सीट्स रहती है वो किसके लिए बुक रहती है? वुमेन्स के लिए बुक रहती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर. सोशल रिजर्वेशन
को अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकल रिजर्वेशन। जो सोशल रिजर्वेशन होगा उसको अपन बोलेंगे वर्टिकल रिजर्वेशन। आर्टिकल 16 क्लॉज 4B पे आते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 4B ऐड किया गया है 81 अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर आती है कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी, ठीक है, ये ऐड किया गया है 2000 के अंदर। उसके बाद में आर्टिकल 16 क्लॉज 5 देखते हैं, अफेयर्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द कमिटी, ओके, रिलीजन हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द कमिटी। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 के अंदर क्या बोला गया, रिजर्वेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी फेवर ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो अपन ने आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में देखा था 103 अमेंडमेंट एक्ट के तहत, सेम आर्टिकल 16 क्लॉज 6 है। अब आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 17, ये आर्टिकल हो गया 16, जिसके अंदर फर्स्ट क्लॉज, सेकंड क्लॉज, थर्ड क्लॉज, फोर्थ क्लॉज, 4th A, 4th B एंड 16 क्लॉज 5, 16 क्लॉज 6 अपन ने आर्टिकल्स देख लिए। आर्टिकल 16 क्लॉज में कुछ भी नहीं है, पब्लिक अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है। फर्स्ट प्रोसीजर कोड है आर्टिकल 16 क्लॉज 1। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के अंदर क्या बोलोगे, आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के अंदर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के अंदर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर रिजर्वेशन फॉर SC SC। आर्टिकल 16 क्लॉज 4A के अंदर दिया गया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जिसके अंदर रिजर्वेशन फॉर SC SC दिया गया है। आर्टिकल 16 जो ऐड किया गया 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 16 क्लॉज 4B के अंदर क्या बोला गया है, कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी, जो मैंने आपको अभी मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था 10 सीट्स वाला, वो कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी में आता है, ठीक है। उसके अंदर वर्टिकल रिजर्वेशन आता है, जो सोशल रिजर्वेशन होता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 5 के अंदर बोला गया अफेयर्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन में जो भी अफेयर्स होंगे। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 के अंदर बोला गया है रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो 103 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया है, जो अभी मैंने आपको लास्ट टाइम जब वो आर्टिकल समझा था, आर्टिकल 15, जिसके अंदर अपन ने डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ देखा था, उसके अंदर आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के अंदर मैंने आपको वो चीज़ एक्सप्लेन किया था। अब आर्टिकल 17 देखते हैं, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 ईजी है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, बस आप इतना याद रखिए, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के अंदर आर्टिकल 17 को रखा गया है, जिसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट पास हुआ था 1955 के अंदर। SC SC अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 2015 के अंदर। जब मैं आपको SC SC अमेंडमेंट एक्ट पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। 2015 में SC SC अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है, ठीक है। अनटचेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्रीचिंग, जस्टिफाई, इंसल्टिंग, ठीक है, ये आर्टिकल 17 के अंदर दिया एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 बात करते हैं, आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब टाइटल्स का मतलब क्या होता है, पुराने जमाने के लोग अपने नाम के आगे राजा, महाराजा, रानी, महारानी ऐसे टाइटल्स यूज करते थे। पुराने जमाने की बात तो छोड़िए, अभी के ज़माने में भी लोग टाइटल्स यूज़ करते हैं, महाराजा, राजा, सुना होगा आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से। तो ये टाइटल्स को ख़त्म किया जाए, ठीक है। इसके अंदर भी 4 क्लॉजेस दिए हैं। आर्टिकल 18 क्लॉज 1 के अंदर क्या बोला गया है, नो टाइटल्स नॉट बीइंग एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंग्विशन। जो भी एकेडमिक्स और मिलिट्री डिस्टिंग्विशन है, मतलब मिलिट्री के अंदर कमांडर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ये टाइटल्स यूज़ कर सकते हैं। एकेडमिक टाइटल्स जो भी होते हैं, भारत रत्न वगैरह, ये टाइटल्स यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन हर जगह वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 18 क्लॉज 2 के अंदर बोला गया, नो सिटीजन शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल ऑफ एनी फॉरेन कंट्रीज। कोई भी फॉरेन कंट्रीज आपको कोई भी टाइटल्स देती है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। किसमें बोला गया, आर्टिकल 18 क्लॉज 2। आर्टिकल 18 क्लॉज 3 के अंदर यही चीज बोली गई है कि अगर आप कोई भी टाइटल, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया है या सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, अगर आप फॉरेन सिटीजन है, तो आपको सबसे पहले परमिशन लेना पड़ेगी प्रेसिडेंट की, कोई भी टाइटल एक्सेप्ट करने से पहले। आर्टिकल 18 क्लॉज 4 के अंदर बोला गया, कोई भी एमोलुमेंट्स, कोई भी आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑफिस कोई भी आप होल्ड कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले परमिशन लेना पड़ेगी, भले आप इंडियन सिटीजन हो या फिर इंडियन सिटीजन नहीं हो, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगी प्रेसिडेंट की। ओके, ये अपने आर्टिकल 18 तक के देख लिया। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक के एक्सप्लेन करूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। आपको मेरे वीडियोस में कोई भी डाउट्स होगा, आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा मेरे वीडियो के थ्रू देखना चाहते हैं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, आपको कौन सा सेक्शंस में डाउट है। मैं 9 से 12 कोचिंग्स भी पढ़ाता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल कोचिंग लेना है, पर्सनल ट्यूटर अपॉइंट करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।